Hello and a very lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are keeping absolutely fine. तो बेटे लास्ट सेशन में जब मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा रहा था तो एक बच्चे ने ये कहा, सर क्वेश्चन नंबर जो आपने 2.2 कराया था और जो जिसकी बैलेंस शीट आपने डायरेक्टली रीड कराई थी वो बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का नहीं मिल रहा। ये 2.2 क्वेश्चन है और 2.2 की ये बैलेंस शीट है। तो लायबिलिटी साइड का टोटल तो 730 ओके है, लेकिन एसेट साइड का टोटल उसने कहा कि 730 नहीं आ रहा है। तो मैंने चेक करा तो यहां पर एक चीज प्रिंट नहीं हुई है, तो आप लिख लेना, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के आगे 1,20,000 है, क्योंकि एसेट साइड में 1,20,000 प्रिंट नहीं है। तो लिख लेना, अब ये टोटल आपका आ जाएगा करेक्ट 1,20,000। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अब 2.3 से। अभी तक हमने 2.2 तक करा था। अब 2.3 में क्या कहता है? कहता है रानीखेत ऑर्चर्ड्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो वो कह रहे हैं कि जो रानीखेत ऑर्चर्ड्स लिमिटेड है, ऑर्चर्ड्स कहते हैं बेटे बाग बगीचे, जैसे क्या होते हैं सेब के बाग बगीचे होते हैं, आम के होते हैं, तो उनको ऑर्चर्ड्स कहते हैं। और तो उसने ये बताया कि इस कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो बेसिकली 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का शेयर है। ये तो इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है करेक्ट। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसमें से 40,000 शेयर हमने इश्यू करे हुए हैं और जो कि फुल्ली पेड है। अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कि हम डेट तकरीबन हर क्वेश्चन की चेंज कर रहे हैं, तो 31/3/2025 को ये, और किसी की बुक में ऑलरेडी 25 लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 25 कर लेना। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ आइटम है, जैसे 1/4/2000, अब ये जो डेट लिखी है इसको 1/4/2024 कर लेना। तो 1/4/2024 को ये ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, फिर परचेजेस की फिगर इतनी है और उसके अलावा सेल्स का अमाउंट गिवन है। आपको मालूम है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, परचेजेस कहाँ आती हैं, सेल्स कहाँ आती है, अब आपको ये चीजें मालूम है। रिटर्न्स जो डेबिट में दिए हैं उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, जो क्रेडिट में दिए होते हैं उसको परचेजेस रिटर्न कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तुम्हें दी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस अदर एक्सपेंसेस में आएंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अलावा सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए, ये भी हमने अदर जो हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी बनाते हैं उसमें लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड भी उसके अंदर हमने लिखना है। अब 18% बैंक लोन उसने दिया हुआ है, हमने बैंक से लोन लिया है 50,000 का। अब उस देखो 18% मैंने बैंक पे लोन लिया हुआ है, अगर मैं 50,000 का 18% कंप्यूट करूं तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? एक साल का इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 9,000 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन तो लायबिलिटी है और इस पे जो इंटरेस्ट बनता है एक साल का 9,000 बनता है, लेकिन उसने बैंक लोन के ठीक नीचे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 4,500। तो इससे तुम्हें यह पता लग गया कि जो 9,000 का इंटरेस्ट तुमने इस साल का था उसमें से 4,500 तुमने पे कर दिए हैं, और इसका यह भी मतलब हो गया कि 4,500 का इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। इज इट क्लियर टू यू? इससे एक चीज ये भी पता लग गई। उसके अलावा फिर ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस दिया है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा है। ऑडिटर्स फीस जो तुम्हें दी हुई है ये तुम अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे। डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन होता है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आता है करेक्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था। अब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है इसको तुमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं लिखना है, इसको बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट में लिखेंगे। हाँ, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कुछ हिस्सा राइट ऑफ हुआ होगा तो उसको मैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की हेडिंग में लिखूंगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपके लिए एसेट है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट में लिखेंगे। लूज टूल्स आपको मालूम है एसेट साइड पे इन्वेंट्री में लिखते हैं। फिर उसने डेटर्स की फिगर इतनी दी है और क्रेडिटर्स की फिगर इतनी दी है। कैश इन हैंड तुम्हें दिया हुआ है, कैश एट बैंक है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेट ठीक कर लेना 2024। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पहले से बैलेंस होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर लिखते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और शेयर कैपिटल जो हमने इश्यू करी हुई है वो 4 लाख की। अब वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। फिर उसने लिखा ऑन 31/3/2025 outstanding manufacturing wages and outstanding salaries stood at 1890 and 1200। वो कह रहा है जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो तो 1890 की हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हैं वो 1200 की हैं।
तो आपको मालूम है इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। फिर उसने ये भी लिखा ऑन द सेम डेट स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,24,840, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। फिर उसने लिखा कि लूज टूल्स को वैल्यू करा गया 10,000 पे। आपने देखा कि लूज टूल्स ऊपर पहले दिए हुए थे, लूज टूल्स यहां पर दिए हुए 12,500 के। अब कह रहे हैं लूज टूल्स की वैल्यू जो है 10,500 है। इसका मतलब लूज टूल्स भी कुछ उसमें डेप्रिसिएशन हो गया 2,500 रुपए का, वो भी हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर लिखेंगे। फिर उसने यहां लिख ही दिया, और ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो मैं तब भी ऐसा करता। उसने लिखा प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स। उसका वही मतलब है, मैंने बताया कि 1 साल का इंटरेस्ट 9,000 बनता है। वो कह रहा है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब 6 महीने का अभी इंटरेस्ट बैंक लोन हमने देना है। इसका मतलब 6 महीने का हमने पे कर दिया, 6 महीने का देना है, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि पूरे साल का इंटरेस्ट जो हमारा निकला था 9,000 का था। इसका मतलब आधे साल का इंटरेस्ट, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है और 4,500 का हमने पे करना है। ये मैंने आपको पॉइंट पहले ही बता दिया। फिर कहता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 15%। ये आप कर सकते हैं। फर्नीचर को 10% से कम करना है। और अब उसने लिखा राइट ऑफ 1/3 ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुमने देखा था कि बैलेंस शीट के अंदर 6,000 के दिए थे, तो उसका 1/3 हमने राइट ऑफ करना है, यानी कि 2,000 तुम राइट ऑफ कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे। और बाद में बैलेंस शीट के अंदर अदर नॉन करंट एसेट पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 लेस रिटर्न ऑफ 2,000 4,000 की फिगर हम प्रेजेंट कर देंगे। फिर कह रहे हैं मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप इधर की तरफ आ जाएं और साथ साथ मेरे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। मेरी कोशिश ये है कि मैं लिखा करके ही करा दूं, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिक पैड में। आप इस बात को मान करके चलेंगे। अच्छा जी, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने हेडिंग लिखी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने पूरा लिखना है और फिर कंपनी का नाम भी लिखेंगे और फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। अब ये लिखने के बाद सबसे पहले तो मैंने डिटेल्स या पर्टिकुलर्स जो भी आपने लिखना है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर नोट्स जो अलग से बनाए जाते हैं हम यहीं पर बना रहे हैं नोट्स। इज इट क्लियर टू यू? और उसके बाद फिर मैंने अमाउंट का कॉलम यहां पर बनाया, अमाउंट। अब जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले तो हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिखने के बाद फिर हम जनरली जो इसमें आइटम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद हम इसमें लिखते हैं 2। एक मिनट के लिए, अब क्या है ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ठीक नहीं लगता। जब अच्छी तरह करना है तो अच्छी तरह करना है। रोमन में मैंने लिखा, करेक्ट। उसके बाद आपको मालूम है कि हम अदर इनकम लिखते हैं, तो आपने अदर इनकम लिख लिया। पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मेशन बनाने में टाइम लगता है, तो अदर इनकम भी आपने लिखा। अदर इनकम में 1-2 लाइनें आप छोड़ देना और उसके बाद फिर आप लिखना टोटल रेवेन्यू। तो इन सबको हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो टोटल रेवेन्यू मैंने यहां पर लिख दिया, टोटल रेवेन्यू। मैंने कहा इसको बोर्ड में कराने में ज्यादा आसानी होती है इस चैप्टर को। ये आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी है, करेक्ट, उसमें कराने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, उसके बाद फिर हमने 4th, आपको मालूम है, फिर हम एक्सपेंसेस की कैटेगरीज को इसके अंदर लिखते हैं। अब जब एक्सपेंसेस लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जो भी आपने लिखना है। इसके लिए आप 2-3 लाइनें छोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ परचेजेस में। उसके अलावा फिर आपको मालूम है कि आप क्या लिखते हैं, चेंजेस इन स्टॉक्स या चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स ही लेते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका यूज कॉस्ट ऑफ परचेजेस में होता है। इसमें भी 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हम लिखेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 2-3 लाइनें आप छोड़ देना। उसके अलावा
फिर आपको मालूम है आप जो है फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का खर्चा है, तो फाइनेंस कॉस्ट के लिए भी एक दो लाइनें आप छोड़ दो। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन है। उसके अलावा फर्नीचर पे भी है, लूज टूल्स की वैल्यू भी कम हो रही है, वो भी यहीं लिखेंगे। और उसके अलावा कुछ राइट ऑफ हो रहा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ दो। और उसके बाद आप इसमें लिखो अदर एक्सपेंस। अब आपको मालूम ही है कि अदर एक्सपेंसेस में थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ देनी चाहिए, तो अदर एक्सपेंसेस में भी हमने 6-7 लाइनें छोड़ दी। फिर ये एक्सपेंसेस का जो टोटल आ जाएगा इसको हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद फिर हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस करने के बाद, करेक्ट। उसके बाद फिर हम इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो नीचे टैक्स रेट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, अगर आप देखें, सॉरी पॉइंट नंबर 5 में। तो टैक्स एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन की एक शीट मैंने अपने पास भी रखी हुई है, ठीक है। तो आप भी साथ साथ, क्योंकि बार बार एकदम से क्वेश्चन को इधर उधर करने में स्लाइड को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, या प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, जिसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को हासिल करने के बाद फिर हम यहीं पर लिख देंगे नोट, और उसके अलावा फिर हम एक स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस भी बना लेंगे, करेक्ट। तो पहले हम एटलीस्ट इतना काम कर लेंगे, बैलेंस शीट बाद में भी बनाई जा सकती है। आइए जी, अब सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को देखते रहे। सबसे पहला आइटम क्या है बताओ, आप लोग बताओ। ओपनिंग स्टॉक है, जो क्वेश्चन के हिसाब से मूव करो। आपको मालूम है ना कि ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं। आपको मालूम है जब आप चेंजेस इन इन्वेंट्री कंप्यूट करेंगे, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कंप्यूट करने के लिए हम पहले तो क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं और उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक की फिगर जो है 1,86,420 मैंने यहां पर लिख दी, 1,86,420। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे बढ़ते रहो। फिर अगला आइटम क्या है, परचेजेस है। अब परचेजेस आपको मालूम है जब आप कॉस्ट ऑफ परचेजेस कंप्यूट करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने के लिए हम लिख देते हैं, अधिकतर ये गिवन नहीं होता, अगर कभी गिवन होगा तो आप लिख देना प्लस परचेजेस। तो परचेजेस जो है वो आप यहां पर लिखेंगे, और परचेजेस का जो अमाउंट है जैसा कि आप देख रहे हो 7,18,210, 718,210। उसी लाइन में यानी कि पॉइंट नंबर 2 में परचेजेस एंड सेल्स लिखा है, तो सेल्स की फिगर भी आप लिख ले। सेल्स आपको मालूम है कि जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्यूट करेंगे तो सेल्स का अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। सेल्स का अमाउंट 11,69,900 का गिवन है, तो ये भी आपने लिख लिया। उसके बाद फिर रिटर्न्स दिया हुआ है। आपको अभी अभी मैंने बताया था डेबिट में जो लिखा रहता है उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, जो डेबिट में लिखा रहता है। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो कि डेबिट के कॉलम में लिखा है 12,680, पहले तो ये माइनस कर दो। उसके अलावा जो परचेजेस है वो परचेजेस जो क्रेडिट में लिखा है पहले तो वो परचेजेस रिटर्न है, वो परचेजेस में से आप माइनस कर देंगे। इसलिए आइटम वाइज मूव करते रहना चाहिए। 9850 ये हम माइनस करेंगे। उसके बाद अगला आइटम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मैंने बताया कि अदर एक्सपेंसेस में ही लिखनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदर एक्सपेंसेस में आपने लिखा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो हैं अमाउंट बड़ा अजीब सा दिया हुआ है इन्होंने 109740, तो 109740। अब आपको याद होगा कि नीचे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी, खासतौर से पॉइंट नंबर 1 को पढ़ो, नीचे जो दिया हुआ है ऑन 31st of 3/2025 आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी के बारे में कुछ लिखा था। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं पहले तो वो तुम यहां पर ऐड कर दो, तो प्लस आउटस्टैंडिंग जो वेजेस का अमाउंट है 1890 है। अब जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है बाद में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट लायबिलिटी में लिखना मत भूलना। वैसे तो बेटर रहता है कि साथ साथ बैलेंस शीट की फॉर्मेशन भी बना लें। बैलेंस शीट के अंदर भी हम इक्विटी एंड लायबिलिटी के आइटम और एसेट्स का आइटम लिख लें
और करंट लायबिलिटी के अंदर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख लें। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, खैर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के बाद फिर अगला आइटम सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी यहीं पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें आप जो है ना बहुत छोटा लिख रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा लिख रहा हूं। लेकिन वो जब आपकी फोन की स्क्रीन में, इसलिए लैपटॉप पे देखना, और इतना पहले तो इस तरह से आपको कोई कराता नहीं है। आपने देखा होगा इस तरह के जो चैप्टर है लोग सीधा बस रीड करा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, तो कराना भी पड़ता है। खैर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 19,240 के, पहले तो 19,240 लिख दो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और नीचे उससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 को एक बार फिर से पढ़ो। उसमें लिखा है कि जो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 1890 की है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 1200 की है। अच्छा, ऑफिस सैलरीज है, सॉरी मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। नीचे जो है वो सैलरी और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस से था, तो इससे रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके अलावा फिर कैरेज इनवर्ड दिया है। याद रखें कि कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। अब पहले तो क्या होता था, जब आप टी फॉर्मेट में बनाते थे तो जो इनवर्ड खर्चे होते थे, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, उनको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, ये जो है सीधा यहां पर अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। कैरेज का क्या मतलब होता है? कभी कभी आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैरेज का मतलब होता है छोटे मोटे ठेलों में सामान लाना। इज इट क्लियर टू यू? कैरेज इनवर्ड है 4,910। और फ्रेट का क्या मतलब होता है? फ्रेट इनवर्ड, जब हम बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर के आते हैं या बड़े बड़े व्हीकल्स पे लेकर आते हैं तब फ्रेट बोला जाता है। छोटे मोटे ठेलों में सामान लाते हैं तो कैरेज वर्ड यूज करा जाता है। 4,910। उसके अलावा फिर 18% बैंक लोन तुम्हें दिया हुआ है। अब जो बैंक लोन है उसको तो तुम अपनी लायबिलिटी साइड पे लिख दोगे। अब अभी मैंने बताया था इस पूरे, इससे रिलेटेड जो नीचे इंफॉर्मेशन भी है पॉइंट नंबर 2, वो नहीं भी होती तो तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए था। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर पहले तो आप लिखे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है आपने पे कर दिया है 4,500, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है। पे तो आप कर चुके हो, लेकिन यह आपने 6 महीने का पे करा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे लिखा है 6 महीने का भी पे करना है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 4,500, 6 महीने का इंटरेस्ट 4,500 है, तो 6 महीने का जो बचे हुए 6 महीने हैं वो भी 4,500 का इंटरेस्ट होगा। तो 9,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट हमने यहाँ प्रेजेंट करना है। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसको भी करंट लायबिलिटी में बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस है। अब ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस है, तो ऑफिस सैलरी तो एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आप आ गए और मैंने अब यहां चलो लिख ही दिया ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस। ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस तुम्हें जो दी हुई हैं, कितनी दी हैं बाबा? 17,870 की दी है। और नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखा था, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो थी, नीचे उसने लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 की थी, तो 1,200 रुपए ये भी इसमें ऐड कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग जो वेजेस थे 1890 था और सैलरी का अमाउंट 1,200 है, तो 1,200 ये भी ऐड कर देना। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में ऑडिटर्स फी है। ऑडिटर्स की फी तुम्हारी अदर एक्सपेंस के अंदर आ जाएगी, तो ऑडिटर्स फी, तो ऑडिटर्स की जो फी है अमाउंट है उसका 8,600, तो 8,600 आप लिख देंगे। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी हमने यहीं पर लेना है, ठीक है। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो है वो 26,250 है, तो 26,250। फिर बेटे नेक्स्ट आइटम जैसे कि आप देख रहे हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। अब पहले तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप ये जो लिखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट पे, जब आप नॉन करंट एसेट की कैटेगरी लिखते हैं उसके अंदर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं। मैंने बताया था उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है और अदर नॉन करंट एसेट भी आते हैं। अदर नॉन करंट एसेट के अंदर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 लिख लेना। अब इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी कि हमने 1/3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए वो आप यहां पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो 6,000 का 1/3, इसका मतलब 2,000 आपने राइट ऑफ कर दिए।
अब ये 2,000 रुपए जो आपने एसेट में 6,000 की फिगर लिखी है उसमें से माइनस करके नेट 4,000 एसेट में लिख देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद फिर फ्री होल्ड प्रीमिसेस है, ये नॉन करेंट एसेट के अंदर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे प्लांट एंड मशीनरी भी लिखेंगे, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे नीचे उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि उस पे कुछ डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी पे पॉइंट नंबर 3 को देखो, उसमें कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% का हमें देना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पहले तो आप कंप्यूट करेंगे 15%। अब 15% जब आप कंप्यूट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,28,400 की, उसका 15% 19,260 आ जाएगा। अब ये 19,260 बाद में बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करके भी लिख देना। अगला आइटम फर्नीचर है और नीचे उसने लिखा है कि फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में F/F लिख दिया। तो 5,000 का 10% 500 रुपए वो भी यहां पर आ जाएगा। उसके अलावा फिर उसने अगला आइटम लूज टूल्स लिखा है। तो लूज टूल्स, बेटे लूज टूल्स के केस में ना ये मत लिखना डेप्रिसिएशन और लूज टूल्स, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो लूज टूल्स में आप लिखो लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। हालांकि इनकी वैल्यू भी कम हो गई है, मैंने आपको बताया था। वो कह रहा है कि जो लूज टूल्स 12,500 के हैं, नीचे उसने पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि लूज टूल्स जो है वो वैल्यू करे गए 10,000 पर, जबकि यहां 12,500 के दिया हुआ है। तो इसका मतलब लूज टूल जो है वो 2,500 रुपए से राइट ऑफ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका मतलब राइट ऑफ हो रहे हैं। तो 2,500 लूज टूल्स भी आप लिख देंगे। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर है वो आप बैलेंस शीट में लिख देंगे, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में लिख देंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ये भी करंट एसेट के अंदर लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया रहता है उसको हम कहां लिखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में। तो ये जो बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। अब स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पीएनएल के आगे लिखा हुआ है, अमाउंट कितना लिखा है 38,640, 38,640 ये तुमने अमाउंट पहले तो ब्रॉट डाउन कर लिया, करेक्ट। उसके बाद फिर आइटम दिया हुआ है शेयर कैपिटल, ये आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब नीचे बैलेंस शीट एक बार फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लो। जो पॉइंट नंबर 1 है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस थी और सैलरीज थी वो हमने लिख ली है ऑलरेडी, लेकिन उसने नीचे बताया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 1,24,840 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है 124,840 की है। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज के आगे भी लिखना मत भूलना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में था कि प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो हमने कर दिया। डेप्रिसिएशन का भी ट्रीटमेंट हमने कर दिया। पॉइंट नंबर 4 में राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी हमने कर दिया। अब पॉइंट नंबर 5 है कि मेक ए प्रोविजन ऑफ 50%, तो वो हम बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले इन चीजों को टैली करना पड़ेगा। पहले तो अब आप जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्यूट करेंगे तो सेल्स 11,69,900 में से आपने रिटर्न्स की फिगर माइनस करी। रिटर्न्स की फिगर माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट आ जाएगा 11,57,220। 11,57,220 में रिपीट इसीलिए करता हूं कि इन केस कोई मोबाइल पे देख रहा है और उसको एकदम से फिगर उतनी क्लियर नजर नहीं आ रही है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। अब ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसमें कोई रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड या अदर इनकम के आइटम नहीं थे। तो टोटल रेवेन्यू जो आपका आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 11,57,220। तो टोटल रेवेन्यू तो आपका इतना आ गया। टोटल रेवेन्यू को हासिल करने के बाद अब हम जरा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे की तरफ बढ़े तो अब इसमें जो कॉस्ट ऑफ परचेजेस थी, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है और वो अधिकतर होता भी नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में परचेजेस तुम्हारी 7,18,210 की थी, उसमें से रिटर्न 9,850 के माइनस करने के बाद परचेजेस का जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 7 लाख, कितना आ जाएगा ये 7,08,360। उसके अलावा फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री में देखो, ध्यान से देखें, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर अब की बार कम है। वैसे तो मैंने आपको बताया अगर मैं
क्लोजिंग स्टॉक में से ये माइनस करूं तो फिगर तो नेगेटिव आ रही है, लेकिन मैंने कहा जब नेगेटिव आएगा तो आप बाहर पॉजिटिव कर करके लिखेंगे। तो पहले तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 61,580 आ रहा है, तो ये आपने पॉजिटिव में लिखना है, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और बाय चांस अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता तो उस केस में पॉजिटिव फिगर आती, तब मैं नेगेटिव कर करके लिखता। फिर उसके अलावा आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को ऐड करना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को मैंने ऐड करा 17,870, 1,200, 26250, तो ये आपका आ जाएगा जी 45320, तो 45,320। चेक भी साथ साथ करते रहे। उसके अलावा फाइनेंस के अंदर 4,500, 4,500, 9,000, बस इसी को ऐड करने की जरूरत है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर 2019 260, 500, 2,500, इसका मतलब 24,260। और फिर फाइनली आपको अदर एक्सपेंसेस टोटल करने हैं। अब अदर एक्सपेंसेस को जब टोटल करेंगे तो बड़े ज्यादा आइटम है, थोड़ा आप भी ध्यान दें। 1,09,740, 1,890, 19,240, 4,910, 8,600। सेस पे कुछ मैसेज आए हैं भाई, कोई जल्दी से टोटल करके बताए कितना आ रहा है। 144 अंबाला से यह आंसर आया है। अंबाला से सरबजीत सिंह ने यह आंसर दिया, थैंक यू सो मच, 1,44,380। अच्छा जी, अब हम इसको टैली कर लेते हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस भी आप टैली कर को ध्यान से टैली करना। टोटल एक्सपेंस की बात बता रहा हूं, ये हैं टोटल एक्सपेंसेस। 708,360, 61,580, और उसके अलावा 45,320, 9,000, 24,260, 1,44,380। जरा आप लोग थोड़ा मेरी हेल्प कर दें इस केस में। पहले तो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल एक्सपेंसेस का टोटल जरा देखें, कौन मेरे को पहले फटाफट इस केस में बताता है। ये अड्डा बाजार, ये किस तरफ है अड्डा बाजार भाई, जगह का? अच्छा, सहारनपुर से ये आंसर आया है। 9,92,900, 9,92,900। आर्यन भटनागर ने ये आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। अब क्या किसी ने इनका डिफरेंस भी कंप्यूट कर लिया? करेक्ट। अब ये जरा टोटल रेवेन्यू में से ये चीजें माइनस कर करके मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी बता दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी बता दें। अब तो 9,92,900 प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी बता दें। वो छोटा छोटा ना फिर आ गया क्लास में, अब कोई बात नहीं, अभी अब बात में अभी मैं थोड़ा सा, इस समय क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है। हाँ, क्या आंसर्स नहीं आए भाई, फटाफट आंसर बताएं। अब हर चीज, मेरा कैलकुलेटर भी नहीं है ना मेरे पास, हाँ, और मेरे को फिगर याद भी नहीं आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,92,900 माइनस करो 11,57,220 में से। बहुत देर लगा दी है बच्चों ने। 9 लाख नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, एक्सपेंस तो मैंने लिख ली है। 164, चलो 164,320 बताया गया आंसर। बड़ी दूर से यह आंसर आया है, रवि पी का आया है चेन्नई से, थैंक यू। और मैं ये सोच रहा था क्योंकि ये क्लासें हिंदी वर्जन में चल रही हैं, शायद साउथ इंडिया से इसको नहीं देख रहे होंगे, लेकिन कुछ देख रहे हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच रवि पी। तो 1,60,000 एंड यू अंडरस्टैंड हिंदी वेल, थैंक यू सो मच। 164,320। अब उसमें मेरे को टैक्स प्रोविजन बनाना है। टैक्स पॉइंट नंबर 5 में देखो, टैक्स एक्सपेंस, तो पहले तो यहां पर लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुमने बनाया एट द रेट ऑफ 50% के हिसाब से। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कई बार नोट करा है, बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स बना देते हैं और बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं, वैसे करंट लायबिलिटी में भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के आगे लिखते हैं। 50% इसका तुम कंप्यूट करोगे तो 82,160 आ जाएगा, ये मैंने कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट जो आपका आ गया फॉर द ईयर 82,160, करेक्ट। तो ये आपका प्रॉफिट फिर आपके पास आ गया है। अब ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, इसको आपको मालूम ही है कि स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर लिखते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में आप इसको लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो नेट प्रॉफिट
फॉर द ईयर। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर को जब आपने लिखा तो मुझे ये भी बता दो, वेट एक मिनट, 82,160 ये तो मैंने खैर लिख दिया। क्या इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशन हैं? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, या डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में ट्रांसफर करना है, या डिवेंचर फंड में ट्रांसफर करना है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब जो बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा वो आपका इतना ही आ जाएगा, और बैलेंस कैरीड डाउन फिर बाद में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लिखते हैं 1,20,800। ये फिगर आपकी फिर बैलेंस शीट में आ जाएगी। वैसे तो मैंने बैलेंस शीट आपको बताई दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रीड करा देता हूं, और बैलेंस शीट वगैरह टैली जरूर कर लिया करें। और ये फिर हाँ फिर आप फिर आगे अच्छा फिर पढ़ाई करनी है, और डिस्टर्ब मत करना मेरे को। जो कल मैंने जिससे आपसे मुलाकात कराई थी ना, वो फिर आ गया है, वो कह रहा है कि मेरे को भी क्लास लेनी। हाँ वो कुछ बीच में बोलते जा रहे हैं। अच्छा आप यहाँ पर देखें, ये बैलेंस शीट में बड़ा, हाँ ये बीच बीच में मेरे से बात भी कर रहा है, तो आप माइंड मत करना। तो ये अब तो वो बोल इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड कैपिटल के अंदर सबसे पहले आपको मालूम है शेयर होल्डर फंड हम लिखते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज के बारे में जानने का क्रेज होता है, तो वो हर चीज मशीनों को देख रहा है यहाँ पर, तो पूछा ये क्या है ये क्या है। अब इसको बोलना नहीं आता ज्यादा। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के अंदर इस क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई थी। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो भी लिखी थी वो आप लिख देना। हालांकि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो इस क्वेश्चन में लिखी थी, मैं बता देता हूं कितनी लिखी हुई थी। शुरू में ही लिखा था 10 लाख की थी, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करा जाता टैली के पर्पज के लिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल आप सीधा लिख लें 10 लाख, और उसको अंडरलाइन कर दिया करें। उसके बाद आप लिखें इश्यूड कैपिटल, जो मैंने बाहर के कॉलम में लिख दी है। उसके अलावा मैंने बताया था जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन बच जाता है, उसको हम फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखते हैं 1,20,800। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपको ये हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये आपके लेवल पे नहीं आता, ना ही शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, करेक्ट। तो आप जो हेडिंग के नंबरिंग डालेंगे, नंबर 1 पे आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली नंबर 2 लिख देना नॉन करेंट लायबिलिटी। ये नहीं कि ये इनकी कोई फिक्स नंबरिंग होती है, ऐसा मत सोचना। तो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर बैंक लोन लिखेंगे। बैंक लोन तो 50,000 का था। अब जब करंट लायबिलिटी लिखेंगे तो करंट लायबिलिटी के अंदर जो ट्रेड पेबल, तो आपको मालूम है इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स थे। और उसके अलावा ये अदर करंट लायबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको याद होगा 18,901, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे और सैलरी थी 1,200 की। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 4,500 ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी करके लिख सकते हैं। मैंने इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स लिख दिया, आप सीधा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन लिख सकते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड मैंने करा, तो इसका मतलब अदर करंट लायबिलिटी 7,500 की है। और करंट लायबिलिटी के अंदर फिर मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा। इन तीनों को ऐड कर करके टोटल करंट लायबिलिटी मैंने लिख दी। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप सीधा ये आइटम क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करेक्ट, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और प्रोविजन फॉर टैक्स सीधा करंट लायबिलिटी के अंदर लिख देना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और टोटल जरूर चेक कर लिया करें। उसके अलावा फिर एसेट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड प्रीमिसेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,09,140, फर्नीचर 5,000 में से 500 माइनस करके 4,500, तो ये सबका टोटल जो है इतना बाहर के कॉलम में लिख दिया। उसके अलावा फिर मैंने बताया था अदर नॉन करंट एसेट की हेडिंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 थे, उसमें से 2,000 हमने राइट ऑफ करे, तो 4,000 इस कॉलम में लिख देंगे। फिर करंट एसेट के अंदर आप पहले इन्वेंट्री लिखना। इस इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, एक तो 1,24,840 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, और लूज टूल्स अब 10,000 का बचा है, क्योंकि 12,500 में से 2,500 राइट ऑफ कर दिए, तो टोटल आपने यहां दिखा दिया। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स ही हैं, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश और बैंक मिला करके फिर आपने लिख दिया। और करंट एसेट के अंदर अगर आप ये याद रख सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स उसके आगे लिखा जाता है। अदर करंट एसेट के अंदर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने वैसे ही लिख दिया, इस क्वेश्चन में है नहीं, तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज ना होना, इसको काट ही देना, क्योंकि ये आइटम है ही नहीं इसमें। इज इट क्लियर टू यू? तो टोटल जो है 6,91,890 आपका आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2.3।
अब 2.4 की तरफ बढ़ते हैं। 2.4 में कहता है फ्रॉम द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ विश यू गुड लक लिमिटेड, बड़ा अच्छा नाम है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3 और डेट हमने 26, 25, 27 जो अच्छी लगती है कर लो, 25 कर दी, 31/3/25। अब तुम्हें ये जो आइटम्स दिए हुए हैं पहले तो जाहिर है इनका जायजा लेंगे। ओपनिंग स्टॉक है, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस में आएंगे, परचेजेस आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ परचेजेस में, वेजेस अदर एक्सपेंस में, डिस्काउंट ये डेबिट साइड के आइटम है तो ये डिस्काउंट अलाउड है और ये अदर एक्सपेंस में आएगा, फ्यूल भी अदर एक्सपेंस में आएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा बिल्डिंग्स तो जाहिर है कि एसेट साइड में लिखेंगे, कैरेज इनवर्ड भी अदर एक्सपेंस में आएगा, डेटर्स एसेट में लिखेंगे, गुडविल भी एसेट साइड में लिखेंगे, एडवांस टैक्स भी एसेट साइड में लिखेंगे, करंट एसेट्स के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में लिखेंगे, लूज टूल्स भी एसेट्स में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है उसको कहां दिखाएंगे? अदर एक्सपेंस में। जनरल एक्सपेंस भी, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सैंडरी एक्सपेंस कभी भी लिखा हो तो ये हमेशा अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे। बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए रहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है, तो यही वजह है कि जो बैड डेट्स हैं आपके, वो बैड डेट्स आपने कहां पर दिखाने होते हैं? बैड डेट्स आप सीधा अदर एक्सपेंसेस में लिख देंगे। अब उसने कहा डिवेंचर इंटरेस्ट, उस कह रहा है कि पे हाफ ईयर अप टू 30/9/24 कर लेना ये डेट। तो अब वो कह रहे हैं जो डिवेंचर इंटरेस्ट है हमने आधे साल का तो पे कर दिया, तो इसका मतलब आधे साल का आउटस्टैंडिंग भी होगा 6250, नेचुरल है, इजंट इट और नॉट? तो डिवेंचर इंटरेस्ट जब आप फाइनेंस कॉस्ट में लिखेंगे तो 6250 ऐड करके लिखेंगे और 6250 अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखा देंगे। फिर ये जो क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा है ना, ये फिगर ठीक कर लेना, एक्चुअली ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है, करेक्ट, 30,000। और उसके अलावा फिर इंश्योरेंस का खर्चा दिया है, अच्छा सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, ये भी अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, और ये तो खैर एसेट है ही, कैश एट बैंक। फिर क्वेश्चन में आगे उसने क्या लिखा है, कह रहे रेंट एंड रेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स एटसेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू फैक्ट्री वाइल इंश्योरेंस इज टू ऑफिस। एक्चुअली इस लाइन का ना अब आजकल कोई यूज नहीं है, हालांकि जब हम पहले टी शेप में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जब हम टी शेप में बनाया करते थे तब इस लाइन की रेलिवेंसी थी। क्या रेलिवेंसी थी? क्योंकि आपको याद होगा कि आपको यह पढ़ाया जाता था कि कोई भी खर्चा जिसका ताल्लुक फैक्ट्री से है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, बिकॉज रेंट एंड टैक्सेस, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स आर ऑल रिलेटेड टू फैक्ट्री है। तो इसका मतलब रेंट एंड टैक्सेस का खर्चा, प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं लिख सकते पीएनएल में, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन और लूज टूल्स पे जो डेप्रिसिएशन होता, बिकॉज ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो अगर मैं टी शेप में बना रहा होता, यानी कि पहले के ओल्ड सिस्टम से बना रहा होता, तो तब मैं इनको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता। लेकिन अब इस लाइन की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि ये लाइन का दिया होना और नहीं दिया होना ना के बराबर है, तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अब खर्चों को हमने कैटेगरी के हिसाब से लिखना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 31/3/2025 को डेट भी साथ साथ ठीक कर लें, 3,50,000 की है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% है, कहता है रीवैल्यू करेंगे लूज टूल्स 41,000 पे। कह रहे 2% का हमने बैड डेट्स पे प्रोविजन देना है। जो हमने प्रोविजन देना है, एक तो हम उसको देखो, मैंने कई बार बताया डेटर से रिलेटेड, मैं कई बार ये याद दिलाते रहता हूं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स गिवन होते हैं, क्योंकि अब नए फॉर्मेट्स में थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट तुम्हें करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बार बार ये याद दिलाता रहता हूं। ट्रायल बैलेंस में पहले तो डेटर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में हम लिखेंगे, यानी कि अदर एक्सपेंस में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स हैं वो मैं ऐड करूंगा, बस उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स कोई भी आइटम होता है उसका एक ही बार ट्रीटमेंट होता है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है उसको मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? और जो मैंने डेटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो ऐड होगी। अगर नीचे लिखा होता है हमने और बैड डेट्स बनाए हैं तो वो मैं पहले ऐड करता। इसी तरह उसने कहा कि प्रोविजन डेटर से रिलेटेड बनाना है तो वो मैं ऐड करूंगा और डेटर्स में से माइनस करूंगा। डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो अदर एक्सपेंसेस में आपने ऐड करनी है, क्योंकि वो हकीकत में खर्चे हैं, लॉसेज हैं, और उनको डेटर्स में से माइनस भी करके लिखना है, ये ध्यान रखना है। A final dividend of 15% was proposed by the board of director। मैं बार बार कह रहा हूं, कई बच्चे ऐसा होता है सर मॉड्यूल में तो ऐसे करा हुआ है,
और उसमें ऐसे, अरे भाई जो मॉड्यूल में कराया ना सब अब ओल्ड तरीके से करा हुआ है, वो सब पुराने रूल हो गए। फिर आप कई बच्चे ये भी कहते हैं, उनको समझाओ सब जैसे मॉड्यूल में दिया अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप वैसे कर दोगे ना तो हो सकता है मार्क्स ना आए। मैंने आपको बताया जो आपके पेपर चेक होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको सारी लेटेस्ट नॉलेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसलिए आपको ध्यान से करना है। मैंने बताया था फाइनल डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और नीचे आप नोट भी लिख देना, बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड प्रपोज्ड इज नॉट ए लायबिलिटी, इट इज एक्चुअली लॉ की लैंग्वेज में बोलूं, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको आपने इग्नोर कर देना। पॉइंट नंबर 5 को रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% का है। मैंने याद है आपको, मैंने फर्स्ट सेशन में ही ये फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया था। तो फाइनल डिविडेंड अभी हमने प्रपोज करा है सिर्फ, तो ये हमारे पर कोई लायबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो आगे उसने कहा कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। अच्छा, आपके पास भी मेरे ख्याल से सॉल्यूशन नहीं है, तो आप भी करना ही चाहेंगे इसको। पता नहीं है या नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहां से। अब थोड़ा सा टाइम बस जो लगता है ना फॉर्मेशन में लगता है, इसमें मैं भी एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात को। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2.4, फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लिए पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह, वेरी गुड। अब सबसे पहले तो अभी जैसे मैंने फॉर्मेशन ड्रॉ करी थी, पहले तो आपका काम भी यही होना चाहिए। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा आइटम नहीं होते हैं। उसके अलावा फिर कोशिश करनी चाहिए रोमन में ही लिखा जाए, ठीक है। रोमन का मतलब ऐसे नहीं लिखना 1, तो ये को बोलते हैं वर्ड फॉर्म में लिखना। रोमन का मतलब ऐसे लिखना है 1, फिर 2। अदर इनकम आपने लिखा, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम हमने लिखा, और फिर हम इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। थर्ड, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू करने के बाद टोटल रेवेन्यू लीजिए जी, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू के बाद फिर आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस का जहां तक सवाल है तो उनकी कैटेगरीज हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ए, कॉस्ट ऑफ परचेजेस या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ परचेजेस को लिखने के बाद थोड़ी सी इसमें लाइन छोड़ देनी चाहिए। उसके अलावा फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्री में भी एटलीस्ट 2-3 लाइनें छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही होगा। उसके अलावा फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया EBE। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को लिखने के बाद, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो आपने लिख दिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद फिर आप क्या लिखेंगे इस केस में, डी है आपका जी फाइनेंस कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमने कोई सैलरी वगैरह देखा नहीं था इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैंने ज्यादा लाइनें नहीं छोड़ी। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड तो पॉइंट था, तो फाइनेंस कॉस्ट में 2 लाइनें मैंने छोड़ दी। और उसके अलावा फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन से रिलेटेड इसमें है, एक तो प्लांट पे देना है और दूसरा लूज टूल्स की वैल्यू भी कुछ कम हो रही है। और लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे खर्चे थे अदर एक्सपेंस से रिलेटेड, तो अदर एक्सपेंसेस में थोड़ा ज्यादा लाइनें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। अदर एक्सपेंस में मैंने कम से कम 8-9 लाइनें छोड़ दी। उसके बाद फिर ये एक्सपेंसेस का टोटल मुझे करना पड़ता है, तो टोटल मैंने यहां पर लिख दिया, टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास जब आ जाता है तो उसके बाद फिर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया PBT। एग्जामिनेशन में ज्यादा शॉर्ट फॉर्म भी यूज नहीं करनी चाहिए, हालांकि लीगल शॉर्ट फॉर्म है। 6, टैक्स एक्सपेंस, एकदम से टैक्स प्रोविजन नहीं लिखना चाहिए, पहले टैक्स एक्सपेंस लिखना चाहिए। टैक्स एक्सपेंस के अंदर
प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारे लेवल पे है, और जब तुम और ज्यादा हायर लेवल पे जाओगे तो इसके अंदर और भी आइटम आपको नजर आएंगे। टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तुमने लिखना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड को हासिल करने के बाद फिर नोट्स लिखना, और नोट में स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस भी आप बना ही लिया करो। स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। अब स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जब आप बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, करेक्ट। अब जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा था, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए उसी तरीके से वन बाय वन, ये पहले एक साइड को पकड़ लो। जैसे कि डेबिट साइड को आपने देखा, डेबिट साइड में पहला आइटम क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे? तो लिखना शुरू कर दो। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के आगे सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक। अब जोश में क्लोजिंग स्टॉक के आगे मत लिख देना, अभी तुम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो पहले, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ही लिखना है। ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 3 लाख है, तुम 3 लाख की फिगर मैंने लिख दी। ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। नेक्स्ट आइटम आपका रेंट एंड टैक्सेस है, तो रेंट एंड टैक्सेस कहां लिखेंगे? रेंट एंड टैक्सेस शॉर्ट में मैंने R/T कर दिया, डेट इज इक्वल टू 60,000। तो रेंट एंड टैक्सेस 60,000 के हैं। उसके अलावा परचेजेस हैं। अब परचेजेस का अमाउंट कहां लिखा जाता है? देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, मैंने डायरेक्टली परचेजेस लिख दी। तो परचेजेस जो हैं वो 6,09,000 की हैं अभी तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा वेजेस है, वेजेस अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में आपने लिखना है, तो आप लिखें वेजेस। वेजेस का अमाउंट 5,52,000 है, 5,52,000। कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस नीचे नहीं दिए। फिर डिस्काउंट है, ये जाहिर है कि डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड भी आप लिखेंगे। और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट जो तुम्हें दिया है 15,000 रुपए दिया हुआ है। डिस्काउंट के अलावा फिर फ्यूल है, तो फ्यूल का खर्चा भी आपने यहीं लिखना है। फ्यूल, पावर, गैस का भी लिखा हो तो ये सब खर्चे यहीं पर आएंगे। उसके अलावा बिल्डिंग है, बिल्डिंग जाहिर है आप एसेट में लिखेंगे। बिल्डिंग से रिलेटेड कोई नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी आपने यहीं पर लिखना है। कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, आप यहीं पर लिखना है। बहुत से लोगों को यह गलत पढ़ा दिया जाता है कि कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड्स हम कॉस्ट ऑफ ये जो यहां पर निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस निकालने में ऐड करेंगे, ये गलती मत करना। इज इट क्लियर टू यू? अब जो नए फॉर्मेट्स हैं उसमें कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, वो सारी की सारी फिगर यहीं पर आ जाएंगे। वो बार बार मिलने के लिए आ रहा है, ये एक बार फिर से ना, कल मैंने इसको लिया था, अब ये फिर फिर ये आ गए। हाँ, एक सेकंड के लिए अभी वो बाय बाय करना नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये कुछ बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अब इसको पता नहीं चल रहा कि मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। अब ये आ गए हैं, आ गए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। आज वो कह रहा है कि मेरे को आपके गोद में नहीं आना, बाय बाय करके भाग रहा है इधर उधर। और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था नए फॉर्मेट्स में ध्यान रखना है, कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, तो वो हमने यहां पर लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो कैरेज इनवर्ड का जो अमाउंट है इस केस में कितना है? 11,750 है। 11,750 है। उसके अलावा फिर आप देख रहे हो यहां पर डेटर्स हैं, और डेटर से रिलेटेड नीचे एक एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बताया भी था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो एडजस्टमेंट थी वो पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और उसने कहा कि 2% प्रोविजन बनाना है। अब पहले तो डेटर्स कितने के हैं ये भी देख लो। डेटर्स जो हैं आपके 2 लाख के हैं, तो 2 लाख का 2% यानी कि 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 प्रोविजन आपने बनाया, और बाद में डेटर्स में से माइनस कर करके भी लिखेंगे। यहां मैंने ब्रैकेट में ए लिख दिया। ए का मतलब ये एडजस्टमेंट वाला है। इज इट क्लियर टू यू? जो एडजस्टमेंट वाले होंगे वो प्लस ही करने हैं, और जो पहले से ही प्रोविजन बना होगा वो माइनस करना है। उसके अलावा गुडविल है, वो तुम एसेट में लिखोगे, एडवांस टैक्स एसेट में लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में लिखोगे। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कुछ डेप्रिसिएशन का
डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन थी, उसने कहा था कि 10% का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे देना है। तो डेप्रिसिएशन आप देंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो है 10% के हिसाब से 25,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और बाद में फिर आप माइनस कर देना। लूज टूल्स 60,000 के हैं और नीचे पॉइंट नंबर 3 में उसने लिखा कि लूज टूल्स अब 41,000 पर आ गए। इसका मतलब लूज टूल्स भी की वैल्यू भी कम हो गई और लूज टूल्स रिटर्न ऑफ लेकिन लिखना। तो 60,000 से 41,000 पर आ गई, तो इसका मतलब लूज टूल्स 19,000 से कम हो गए, तो 19,000। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है 30,000 का है, वो आपने यहां पर लिख दिया। उसके अलावा जर्नल एक्सपेंस हैं, तो जर्नल एक्सपेंस भी आपने लिख दिए। जर्नल एक्सपेंस 44,000। उसके अलावा फिर बैड डेट्स दिए हैं। अभी मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिए रहते हैं वो डायरेक्टली आपने यहां पर लिखना है, उनको डेटर्स में से माइनस नहीं करना होता है। बैड डेट्स 10,300 के हैं, ये ट्रायल वाले हैं। उसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट था, तो डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पहले तो आप लिखें, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो कह रहा है कि आपने पे कर दिया है 6,250। पे तो आपने कर दिया है 6,250, ये 6 महीने का आपने पे करा है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग 6,250 अभी भी है। तो आउटर कॉलम में 12,500 बाद में हम लिख देंगे। उसके बाद जो अगला आइटम था मिसलेनियस एक्सपेंस की जगह मैंने सन्ड्री एक्सपेंस करा दिया था, तो इसको ठीक कर लेना। ये सन्ड्री एक्सपेंस की फिगर है। वैसे तो जनरल एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस अलग अलग क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, खैर 30,000 मैंने यहां पर लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस। फिर इंश्योरेंस का खर्चा भी है, तो इंश्योरेंस का खर्चा आपने यहीं पर लिखना है। तो इंश्योरेंस का खर्चा 10,000। बहुत सारे खर्चे हैं आपकी बार अदर एक्सपेंस से रिलेटेड। कैश एट बैंक जो है आप बैलेंस शीट में लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, डिवेंचर 2,50,000 के बैलेंस शीट में लिखेंगे। सेल्स 17,50,000 की है, तो सेल्स का अमाउंट हमने अब लिखा, सेल्स 17,50,000। क्योंकि क्वेश्चन में कोई रिटर्न्स तो नहीं है, तो मैंने सीधा आउटर कॉलम में ही लिख दिया 17,50,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स हम बाद में लिख देंगे बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड ये अदर इनकम में आ जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 22,000 ये भी आएगा। फिर ट्रांसफर लिखा हुआ है। अब देखो क्रेडिट साइड में ये नया आइटम है आपके लिए, वैसे इसका मतलब होना चाहिए ट्रांसफर फी। पहले तो ठीक कर लेना, ट्रांसफर फी लिख लेना जो क्रेडिट में लिखा है। ट्रांसफर फी का क्या मतलब होता है, कई बार शेयर होल्डर्स के कुछ एड्रेसेस वगैरह स्किप हो जाते हैं, तो उनके नए एड्रेसेस को अपनी शेयर रजिस्टर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम उनसे कुछ फी चार्ज करते हैं, जिसको ट्रांसफर फी बोलते हैं। तो ट्रांसफर फी जो है वो भी अदर इनकम में आएगी, ये ध्यान रखना। ट्रांसफर फी ये भी अदर इनकम में आएगी। जस्ट वेट एक मिनट के लिए, ये मैं ऐसे लिख देता हूं। डिस्काउंट रिसीव तो 22,000 है और ट्रांसफर फी जो है वो 1,000 रुपए की है। तो टोटल अदर इनकम जो है वो आपकी 23,000 की हो गई, करेक्ट। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड दिया, यानी कि इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न तो नहीं था, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, तो परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो परचेजेस आपकी 6,09,000 की थी, उसमें से 1,000 रुपए आप माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो नीचे की इंफॉर्मेशन हमने सब पढ़ ली है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 का है और ये बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन हमने दे दिया। पॉइंट नंबर 4 में प्रोविजन दे दिया। फाइनल डिविडेंड मैंने कहा इसका कुछ नहीं करना, करेक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नाउ फाइनल डिविडेंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी, तो इसको सिर्फ फुटनोट में दिखा सकते हैं और कहीं इसका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब बाकी आपने इसको टोटल करना है। सबसे पहले तो जब आप टोटल करेंगे तो टोटल इसका आ जाएगा 17,23,000, 17,73,000, ये तो आपकी इनकम का टोटल आ गया। अब ये जो आपने पहले अंदर के आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ परचेजेस बेटा आपकी कितनी आ जाएगी? 6,08,000। कॉस्ट ऑफ परचेजेस 6,08,000। अब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो अब की बार पॉजिटिव फिगर आ रही है। अब पॉजिटिव फिगर आ रही है तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 50,000। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, इस चीज का इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। 3,50,000 में से 3 लाख हमने माइनस करे तो 50,000 हम माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर इस केस में अनफॉर्चुनेटली कोई एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चे नहीं दिए हुए हैं, कोई फिर इस केस में 12,500 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,500 हम यहां पर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इसमें 25,000 और 19,000 तो कितना आ जाएगा? 44,000। तो 44,000 आपने लिख दिया। और अदर एक्सपेंस का टोटल कोई मुझे करके दे दे फटाफट तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। कौन करके दे रहा है? अब ये कई बार जो सेस में मैसेज आते हैं ना, बड़े छोटे से लिखे हुए होते हैं तो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। हाँ, ये 5,52,000 है, फटाफट दे। अब जो मेरे पास इसके अंदर मैसेज आ तो रहे हैं पैड में, लेकिन वो इतने छोटे लिखे आ रहे हैं कि पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे को बड़ी स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है। हाँ, अच्छा जी, एक आंसर आया है 7,92,750, 7,92,750। ये समांता घोष ने दिया है, बहरमपुर और कोलकाता, बहरमपुर सॉरी लिखा हुआ है, और बाद में कोलकाता भी शायद लिखा हुआ है। तो 7,92,750। थैंक यू सो मच। ये अदर एक्सपेंस का टोटल था ना? हाँ ठीक है। अब आपने इतना काम कर दिया तो ये सारे खर्चे जो हैं 6,08,000, उसमें से 50,000 माइनस करना, 12,500 ऐड करो, 44,000 ऐड करो, 7,92,750 ऐड करके मुझे ये टोटल भी बता दो, सारे खर्चों का टोटल। 14,07,250, 14,07,250 बताया जा रहा है, आप भी चेक कर लेना। करेक्ट। जयपुर से ये है विजय शाहू का आंसर, थैंक यू सो मच। उसके अलावा फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अब हम कंप्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब आप क्या करेंगे? 17,73,000 में से 14,07,250 की फिगर माइनस कर करके मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बता दो। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आप मुझे बताओ। अब आंसर फ्लैश हुआ है 365,750, बिल्कुल ठीक है, 3,65,750। अब टैक्स प्रोविजन हम बनाएंगे एट द रेट ऑफ 50% के हिसाब से। तो 50% के हिसाब से 1,82,875 आपका टैक्स प्रोविजन आ जाएगा। इसको बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। और फाइनली फिर आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा, जो कि 1,82,875 की फिगर आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जब बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि कोई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं था। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो 1,82,875 है, तो वो आप लिख देंगे। और इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है या किसी फंड में ट्रांसफर करना है। तो आपका बैलेंस कैरी डाउन 1,82,875 आएगा, और इसी को आप बैलेंस शीट में फिर आगे रिफ्लेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और बैलेंस शीट क्या आपके पास बनी हुई है? अब बैलेंस शीट नहीं बनी है तो लेकिन आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, मैं आपको वैसे इसमें रीड कर करके बता देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पहले लायबिलिटी साइड से ही स्टार्ट करें तो ये जाहिर है कि इक्विटी शेयर कैपिटल डिवेंचर जो है आप नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लिख देंगे और वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट्स भी करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, वैसे ये अदर करंट लायबिलिटी में लिखा जाता है। ये तो लायबिलिटी साइड के आइटम थे। एसेट साइड के आइटम में ओपनिंग स्टॉक, रेंट, परचेजेस, वेजेस, डिस्काउंट, तो बिल्डिंग आप लिखेंगे। उसके अलावा बिल्डिंग के अलावा डेटर्स, लेकिन डेटर्स जब आप लिखेंगे 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 करके आपने लिखना है, करेक्ट। और ये जाहिर है कि करंट एसेट के अंदर डेटर्स लिखेंगे ट्रेड रिसेबल के आगे। गुडविल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल एसेट के आगे 1,30,000 लिख देना। एडवांस टैक्स, करंट एसेट के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस हम लिखते हैं तो उसके आगे 1,50,000 लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल के आगे प्लांट एंड मशीनरी लिखना। 2,50,000 उसमें से डेप्रिसिएशन 25,000 माइनस करके लिखना। लूज टूल्स करंट एसेट के अंदर लिखेंगे। लूज टूल्स आप करंट एसेट के अंदर लिखोगे, लेकिन आप किस तरह से लिखोगे? करंट एसेट के अंदर भी इन्वेंट्रीज में लिखा जाता है लूज टूल्स। उसमें से 19,000 जो आपने राइट ऑफ करा वो माइनस कर करके आप 41,000 की फिगर लिखेंगे। उसके अलावा जो डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था ये 6,250, इसको अदर करंट लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड में लिख देना। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इन्वेंट्रीज में लिखना मत भूलना, और डेटर्स में से मैंने आपको बता ही दिया है। और इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का आइटम मैंने कहा अधिकतर ये लिखना भूल जाते हैं, इसको करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप लिखोगे, तो इस तरीके से फिर आपकी ये बैलेंस शीट बनेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, या आनी चाहिए प्रॉब्लम? अब कई बार तुम्हें बता दिया गया है तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एसेट साइड में मैंने बता ही दिए थे आइटम, लायबिलिटी साइड में बस 2-3 आइटम का ख्याल करना है आपने। एक तो जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको लिखना आपने भूलना नहीं है, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग को लिखना मत भूलना। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब नीचे कुछ ये क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, लेकिन 5 मिनट के रेस्ट के बाद, और फिर अभी इस सेशन में हम इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे।
हेलो एंड वेलकम अगेन। अब बेटा ये जो सेक्शन है ना, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, आपने देखा था कि हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे थे और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस भी बना रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दें इस बात को। 3.1 है, कहते हैं सेटन लिमिटेड हैज एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। सेटन लिमिटेड नाम की कंपनी है और उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ बताते भी रहूं और फिर मैं आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करना चाह रहा था अपने लिए। हाँ, इतनी स्पेस काफ़ी है। तो वो कह रहा है कि पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, अभी भी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन में जो चीज़ें दी है मैं वही बता रहा हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल ASC, उसने कहा 10 लाख रुपए की है। उसने कहा 10 लाख रुपए की कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है। कितने की है? 10 लाख रुपए की है। फिर कह रहे हैं ये जो शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 60,000 इक्विटी शेयर, यानी कि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो 10 लाख रुपए की है, इसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 60,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से तो इसका मतलब कितने का हो गया? इसका मतलब 6 लाख रुपए हो गए। इजंट इट और नॉट? जस्ट मैं 6 lakhs, तो 6 लाख रुपए की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। और वो कह रहा है 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर हैं 100 के। 10% यानी कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख की दी है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है 4,000 शेयर हैं और 100 रुपए का एक शेयर है। ये तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल है जो कि टोटल 10 लाख की है, करेक्ट। लेकिन उसने आगे ये भी बताया आउट ऑफ विच, यानी कि इस 10 लाख रुपए से में, इस 10 लाख में से अब वो क्या कह रहा है, जो इश्यूड कैपिटल है, जो इश्यूड है, वो कह रहा है 50,000 इक्विटी शेयर इश्यूड है, 60,000 तो ऑथराइज्ड है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो इश्यू करे गए हैं वो 50,000 शेयर इश्यू करे गए हैं। तो इसका मतलब इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर समझ में आ गई। और कह रहा है 3,000 प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू करे हुए हैं। तो जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट इज इक्वल टू 3 लाख। तो ये हमारी इश्यूड कैपिटल है। अब मेन पॉइंट क्या है? अब वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022। अब ये 22 जो है आपका करंट ईयर है, वो कह रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाई। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना करके जो लास्ट आइटम हम लिख रहे थे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹11,80,000 आफ्टर इनकम टैक्स। अब आपको मालूम है जब मैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाऊंगा, ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है, चलो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में स्टेटमेंट के रूप में आपको बना करके दिखा दूं, ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है। आपको मालूम है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जब हम बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में वैसे तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, पर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहला साल है, तो कोई पिछला पीएनएल तो बैलेंस हो नहीं सकता। हाँ, इस साल का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो मुझे यहां लिखना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये मैंने थोड़ा अकाउंट फॉर्मेट में बना दिया, आप इसको ऐसे समझ लें। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है? 15 लाख का है, करेक्ट। सॉरी, नेट प्रॉफिट फॉर द, ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस गलत बन गई है, इसको मत देखना, जो मैं कर रहा हूं इसको करना। वो कह रहा है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, प्रॉफिट 11,80,000 का है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 11,80,000 का है, तो 11,80,000 मैंने यहां पर लिख दिया, 11,80,000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब वो क्या कह रहा है, मेन चीज जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, वो कह रहा है द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 22% ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर ट्रांसफरिंग 1 लाख टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब वो क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड करा कि हम 22% का डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे देंगे, 22% का डिविडेंड हम इक्विटी शेयर्स पे देंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम 22% का डिविडेंड देंगे। अब समझना क्या है, और कह रहा है जब मैं 22% का डिविडेंड इक्विटी शेयर पे दूंगा तो जाहिर है कि मेरे को प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 10% पे
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड भी मुझे देना पड़ेगा। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिक्लेयर, तो डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम 22% इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देंगे और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे देंगे। अब मैंने कहा अगर मैं ओल्ड रूल के हिसाब से करता, जो ओल्ड रूल्स थे, तो फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ और होता। लेकिन अब क्या करना है, पहले तो यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जनरल रिजर्व में जो है पैसा ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में। लेकिन इस क्वेश्चन में अब तुमने और कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये फाइनल डिविडेंड है, वैसे भी मैंने बताया था, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद ये डिविडेंड दिया जाता है, डिक्लेयर करा जाता है। तो डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज तो करा है, लेकिन वो अभी प्रपोज्ड है। इज इट क्लियर टू यू? तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब अब जो आपका बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, वो ये बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 10,80,000, 10,80,000। ये अब आपका आंसर होगा। ये आंसर आप नोट कर लेना। ये गलती से क्या होता है, ये उनको हम रिवाइज्ड आंसर देते भी हैं, कई बार ये प्रिंटर्स जो होते हैं ना, इनको कितना भी समझाओ ये मिस्टेक कर ही देते हैं। खैर एनीवे, तो 10,80,000 और ये नोट मैंने यहां पर लिखा भी है। द फाइनल डिविडेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट इवन इफ इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। खैर इस लाइन को छोड़ो। Hence, it has not been recognized in the financial statement. Such dividend will be disclosed only in notes. लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होगा उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था कि जो इंटरिम डिविडेंड होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरिम डिविडेंड जो भी होगा, पहले आप उस इंटरिम डिविडेंड का 10% उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, टीडीएस में और नेट में। जितना भी इंटरिम डिविडेंड है उसका 10% कंप्यूट कर लेंगे, वो तो टीडीएस हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो नेट होगा। तो इंटरिम डिविडेंड लेकिन आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सरप्लस में दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? बाकी फाइनल डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उस पर आप नोट लिख देंगे कि फाइनल डिविडेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी एंड सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज्ड ओनली बाय वे ऑफ नोट्स। हमें नोट्स के थ्रू दिखाने की जरूरत है, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक आपके लिए कराया। एक और देखो 3.2 में क्या कहता है, विन विन लिमिटेड हैज ए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। इस क्वेश्चन में तुम्हें कहता है कि जो ये कंपनी है इसकी जो पेड अप कैपिटल है, इस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, इस कंपनी की पेड अप कैपिटल तुम्हें जो दी हुई है वो ₹15 लाख की गिवन है। अब कह रहे हैं जो ₹15 लाख की पेड ऑफ कैपिटल है डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, एंड 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है, तो हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख। सॉरी, वो कह रहे हैं इनकी जो पेड ऑफ कैपिटल है ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है। 15 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब जो इक्विटी शेयर होंगे 1,50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच होंगे। और उसके अलावा कह रहा है कि इनके पास 11% प्रेफरेंस शेयर्स भी है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कह रहा है 5 लाख रुपए की और एक शेयर 100 रुपए का है। इसका मतलब 5,000 शेयर होंगे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख रुपए की इनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। टोटल इनकी पेड ऑफ कैपिटल 20 लाख की है। अब उसने बताया द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस बैलेंस शीट वाज 4 लाख। यहां तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पुराना बैलेंस दिया है। तो मैंने तुम्हें बताया था जब मैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाऊंगा, अब मुझे इसमें भी स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनानी है। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ये जो 4 लाख रुपीस पुराना बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको मैं करंट ईयर में स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखूंगा, जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं। तो ये 4 लाख मैंने लिख दी है। इज इट क्लियर टू यू? अब जो नेट प्रॉफिट है, अब उसने बताया द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3, चलो 25 कर लो। तो करंट ईयर मान लेते हैं 31/3/2025 को खत्म हो रहा है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कह रहा है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तुम्हें लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है, वो कहता है 15 लाख का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब टोटल तुम्हारे पास 19 लाख हो गए। अब वो कह रहा है डायरेक्टर्स प्रपोज्ड ए डिविडेंड ऑफ 24% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर प्रोविजन ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड।
जाहिर है कि जब भी हम डिविडेंड देंगे तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी देंगे अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। लेकिन ये जो डिविडेंड है अभी प्रपोज्ड है, तो इसलिए हमें डिविडेंड की कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी अब आपकी कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए बैलेंस कैरी डाउन 19 लाख ही आएगा। मैं जो मेन पॉइंट तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कोई ट्रीटमेंट अब न्यू रूल्स के हिसाब से नहीं करना है। हाँ, मैं नोट में लिख सकता हूं कि कंपनी नोट, जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूं नोट, करेक्ट, और नोट में मैं यहां पर ये लाइन रिपीट कर दूंगा, द फाइनल डिविडेंड विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज ए लायबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट। पहले तो इतना लिखना, और फिर उसके बाद चाहो तो ये भी लिख सकते हो, हेंस इट हैज नॉट बीन रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच डिविडेंड्स विल बी डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट। करेक्ट। तो इसका मतलब तुम यहां पर नोट में सिर्फ ये लिख सकते हो कि द कंपनी हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड, कंपनी हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 24%। बस नोट में लिखने का मतलब ही है कि आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब जो मैं आपको मेन पॉइंट एक और बताना चाह रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कह रहे K500 लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 5th of April 2025। 5th of April 2025 को इन्होंने, देखो क्या लिखा है, डिक्लेयर्ड नहीं लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि डिविडेंड पे कर दिया गया है। पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले में तो दोनों क्वेश्चन में था डिविडेंड प्रपोज था, लेकिन यहां पर कह रहा है कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है 460 लाख का टू इट्स शेयर होल्डर्स, और कह रहा है शो द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ 500। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या देखना बताना है कि पहले तो देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3.3। तो 3.3 में मेन चीज जो आपको बतानी है वो क्या दिखानी है कि इस क्वेश्चन में पहले तो डिविडेंड पे हो चुका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब डिविडेंड पे हो चुका है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 460 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। 460 लाख, 460 लाख। अब जो डिविडेंड पे हो चुका है उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। जो डिविडेंड पे हो चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा था जब डिविडेंड पे हो चुका हो तो कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो उसका 10% तो गवर्नमेंट को देगी टीडीएस के रूप में। तो पहले तो हम ये सारा का सारा शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे। 460 लाख रुपए का डिविडेंड पे करने का मतलब है कि 460 लाख रुपए का पहले तो 10% में कंप्यूट करूंगा। तो 10% 460 का कितना आ जाएगा? 46। इसका मतलब ये वाला अमाउंट तो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, हमारी कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी, और बाकी जो बच गया नेट, यानी कि जो रिमेनिंग बच गया 460 माइनस 46, डेट इज इक्वल टू 414, ये हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा जब मैं इस साल की स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाता, तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में मैं लिखता, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में हम लिखते इस तरीके से, डिविडेंड पेड नेट 414, और जो टीडीएस का हिस्सा है डेट इज इक्वल टू, जो टीडीएस हमने पे करा है 46। अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस में दी रहती तो मैं सिर्फ यही लिखता, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दी होती तो यहां लिखने के बाद फिर मैं इसको कहां दिखाता? लायबिलिटी साइड में भी दिखाऊंगा। करेक्ट। मैंने कहा अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ट्रायल बैलेंस का आइटम की पोस्टिंग तो एक ही बार होती, तब तो मैं सिर्फ यहीं लिखता। टोटल मतलब 460 आ रहा है तो 460 में सिर्फ यहीं पर लिखता। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती तो मैं यहां लिखने के बाद फिर करंट लायबिलिटी के अंदर भी ये चीजें लिखता। करेक्ट। नेट डिविडेंड और टीडीएस फिर मैं करंट लायबिलिटी में भी लिखता। ये चीज मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन में ये सब चीजें मैंने, ये 3.3 भी जो मैंने सॉल्यूशन कराया ना उसके हिसाब से कर लेना यहां पर, अदरवाइज ये कुछ चीजें यहां पर ठीक तरीके से प्रिंट नहीं हो पाई हैं। तो बैलेंस मैं बता रहा था, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होता तो बैलेंस शीट में मैं करंट लायबिलिटी में ऐसे लिखता, नेट डिविडेंड और 46। इज इट क्लियर टू यू? स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में तो हम लिखते ही। 3.4 में क्या कह रहे हैं? 3.4 में कह रहे हैं ऑन 31st of March 2025
F12 नाम की कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड। अब ये डिक्लेयर्ड है, पेड नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड 24-25। वो कह रहे 31 मार्च 2025 को हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है फॉर द ईयर, यानी कि जब हम ईयर के एंड में पहुंचे तो हमने डिविडेंड, पहले तो करंट ईयर 1/4/2024 हो गया, ईयर का एंड 31/3/2025 हो गया। कहता है ईयर के एंड में हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 24-25 के लिए, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहां लिखा है, इन दिस क्वेश्चन वर्ड डिक्लेयर्ड इज रिटन, तो फाइनल डिविडेंड शेल बी शोन इन नोट्स एंड शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर। इज इट क्लियर टू यू? तो ये भी चीजें मुझे आपको समझानी थी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर इस चैप्टर को हम फिनिश अप कर देंगे, इसमें कुछ और रह नहीं गया है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश अप भी करते हैं। तो टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।